हटाने के लिए। उन्मूलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? उन्मूलन का मतलब होता है हटाना। तो हमारे देश में हमारी भारत सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज और योजनाएं बनाई है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। इसको हमारे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पेपर में ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है और आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने पैसों से क्या करती है? किसी कंपनी को स्थापित करती है ना, और उस कंपनी की मालिक देश की सरकार होती है। ठीक ऐसा कोई देश जहां पर उस देश की सरकार ने किसी कंपनी को स्थापित किया हो। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अध्याय। जैसे आप लोग मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक पूरा का पूरा क्या कर लेंगे दोस्तों, डिस्कशन करेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में खत्म कर देंगे। आप देखते हैं कि पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से आप सभी के सामने समरी सीरीज को लॉन्च किया गया है और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप देखते हैं कि हमारे धुरंधर अध्यापकों के द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है। जो आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन वाला भाग होता है उसको आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों आप सभी के समक्ष जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये चैप्टर हमें कहां देखने को मिलता है दोस्तों? आप देखते हैं कि ये चैप्टर हमें अर्थशास्त्र, है ना, आप देखते हैं कि ये चैप्टर हमें अर्थशास्त्र या फिर जो इकोनॉमिक्स वाला भाग है ना आपका, वहां पर देखने को मिलता है। पेपर में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हर एक बिंदु को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। किन किन बिंदुओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बार उसको क्या करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे और किन किन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग ये तीन क्षेत्र क्या कह रहे हैं इसको समझेंगे। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि लोग अलग अलग तरीकों के काम करते हैं। हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, है ना। आपको दिखता है कि अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग हैं। अब इतने सारे कामों के होने की वजह से हमने क्या किया है दोस्तों, चीज़ों को सरल करने के लिए इन भिन्न भिन्न कामों को तीन श्रेणियों में बांट दिया है या फिर तीन क्षेत्रों में बांट दिया है, जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर, हिंदी में कहें तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये तीनों के तीनों जो हमारे क्षेत्र या फिर जो सेक्टर हैं, इनके बीच में क्या पारस्परिक निर्भरता होती है, ये कैसे देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। किसी भी देश के अंदर इन तीनों ही क्षेत्रों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। उसी के साथ साथ जीडीपी, आप लोगों ने बहुत बार इस शब्द को सुना होगा। आपने सुना होगा कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, और उसी के साथ साथ ये जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्र से आने वाला आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है वो कौन से जीडीपी से आ रहा है, वो कौन से क्षेत्र से आता है जिससे देश को ज़्यादा फायदा हो रहा है, उसको भी देखेंगे, है ना। और इनके इतिहास को भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की आज़ादी के समय से लेकर आज तक कौन सा क्षेत्र है जिसका ज्यादा विकास हुआ है और किस क्षेत्र के अंदर हमें सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर देखने को मिल रहे हैं, उसको भी समझेंगे। अच्छा, हमने ना अपने देश के अंदर आप देखते हैं कि वैसे तो कामों को तीन बड़ी श्रेणियों में बांट दिया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, लेकिन इसके अलावा भी काम करने के जो हमारे स्वरूप होते हैं उनको अलग अलग चीज़ों में देखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बांट देते हैं कामों को संगठित क्षेत्र के तौर पर या फिर असंगठित क्षेत्र के तौर पर। क्या होते हैं ये समझेंगे क्लास में। उसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सार्वजनिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर के बारे में सुना होगा। ये दोनों क्या होते हैं, इससे क्या तात्पर्य होता है, भारत में कौन सी सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां हैं, कौन सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनको देखेंगे। और उसी के साथ साथ ये चैप्टर आपको ये भी बताएगा कि देश के अंदर जो हमारी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर कोई व्यक्ति है जो काम करने को इच्छुक है, जो काम करना चाहता है, अपितु उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। और जिस स्थिति में वो व्यक्ति है उसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि लोगों के पास काम मौजूद नहीं है। हमारा ये चैप्टर और का ये जो बिंदु है ये आपको बताएगा कि देश के अंदर गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए, उन्मूलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उन्मूलन का मतलब होता है हटाना। तो हमारे देश में हमारी भारत सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज और योजनाएं बनाई हैं उसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर ये 9 बिंदु होंगे दोस्तों जिसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर आधारित है और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर की कहानी को हम लोग समझते चलेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले दोस्तों बहुत सरल तरीके से हम लोग इस बिंदु को समझ लेते हैं और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के समझ बिल्कुल भी नहीं आने देते हैं। यहां पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके के काम करते हैं लोग। जैसे हमने आपको बताया, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जज हैं, है ना। तो अब इतने सारे काम हो जाने की वजह से हमने क्या किया दोस्तों, अपने इन सभी कामों को 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। सबसे पहला जो श्रेणी कहलाती है दोस्तों, उसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा कहलाता है सेकेंडरी क्षेत्र या फिर सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा कहलाता है टर्शरी सेक्टर या फिर जिसे हम लोग तृतीयक क्षेत्र या फिर सर्विस सेवा क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक, अब सबसे पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारा ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक, तो हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर ऐसे काम जो आप देखते हैं कि जो किससे जुड़े होते हैं दोस्तों, जो कृषि से जुड़े होते हैं, है ना। ऐसे हमारे देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि ऐसे हमारे देश के अंतर्गत आने वाली आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, काम करने के बाद उसे पैसा मिल रहा है। हमारे देश के अंतर्गत आने वाली ऐसी क्रियाएं, ऐसे काम जिसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि आपको कोई भी वो काम करने के लिए, अपना वो काम करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होगी, यानी कि आप प्रकृति से सीधे तौर पर चीजों को प्राप्त करते हैं और अपने काम को करते हैं। तो इस तरीके के जो काम होते हैं उनको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर आपको खेती करनी है तो आपको जमीन की जरूरत होगी, जमीन एक प्राकृतिक संसाधन है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों वो सभी काम जो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से किए जाते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी सेक्टर के तौर पर पुकारते हैं। और मुख्य तौर पर कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो सभी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत गिने जाते हैं। दूसरा कहलाता है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी क्षेत्र। और सेकेंडरी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं। इसका एक और नाम भी है दोस्तों जिसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं। और इस द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत होता है कि आपके पास कोई प्राकृतिक संसाधन है, आपके पास कोई प्राकृतिक संसाधन है ना। और आप क्या करते हैं दोस्तों, आपके पास ये प्राकृतिक संसाधन है, आप इस प्राकृतिक संसाधन को क्या करते हैं दोस्तों, मशीन के पास ले जाते हैं या फिर आप देखते हैं कि कारखानों में ले जाते हैं और कारखानों के बाद उस प्राकृतिक सामान को एक नए रूप में परिवर्तित कर देते हैं। सर एक एग्जांपल दीजिए, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपने कपास की खेती की, कपास को हम लोग रुई कहते हैं, और उस कपास को आप लोग क्या कर गए दोस्तों, मशीनों में डाल देते हैं या फिर आप क्या कर देते हैं दोस्तों, कारखाने लेकर जाते हैं। अब जब आप कपास को मशीन में डालते हैं तो ये मशीन क्या कर देती है दोस्तों, कपास का कपड़ा बना देती है। क्या कर देती है, मशीन कपास का कपड़ा बना देती है। तो मुख्य तौर पर द्वितीयक क्षेत्र हमारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसके अंदर आप किसी नई चीज को निर्मित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन से हम किसी नई चीज को मशीन के द्वारा निर्मित करते हैं। जैसे आप लोहा बनाते हैं या फिर कोई और प्रकार के कारखाने, जितने भी कारखाने संबंधी हमारे क्रियाकलाप होते हैं वो सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि अगर आपके पास क्या मौजूद है दोस्तों, अगर आपके पास गन्ना मौजूद है, आपने गन्ने की खेती की, ये प्राकृतिक संसाधन है, आप इसे मशीन की मदद से चीनी में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये सभी हमारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि आता है। अब तीसरे तरीके का जो हमारा काम होता है, जिसको हम लोग बड़े स्तर पर अपने देश के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग तृतीयक सेक्टर के नाम से पुकारते हैं या फिर इसे एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे हम लोग तृतीयक सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो भी काम किए जाते हैं ना, उसमें किसी वस्तु को निर्मित नहीं किया जाता, बल्कि आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं और उस सेवा को करने के बाद आपको मेवा मिलता है। सर मेवा मिलता है, भाई मेवा मिलने का मतलब है कि आपको पैसा मिलता है। जैसे आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर ने आपका इलाज किया और आपके लिए आपका इलाज किया, अर्थात आपकी सेवा की, और उस सेवा के बदले आप डॉक्टर को उसकी फीस देते हैं। आप देखते हैं कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप स्कूल पढ़ रहे हैं, आप किसी टीचर से चीज़ों को समझते हैं, आप किसी टीचर की सर्विसेज को ले रहे हैं, वो टीचर आपकी सेवा कर रहा है, तो उसके बदले आप क्या देखते हैं दोस्तों, आप उसको उनकी फीस देते हैं। तो ऐसे सभी काम जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, किसी की सेवा करता है, ऐसे सभी कामों को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तृतीयक सेक्टर के अंदर या फिर तृतीयक क्षेत्र के अंदर रखते हैं। और इसका एक और नाम भी है, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहा जाता है, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे
अब मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ और घर के अंदर बैठे हुए मेरे पास फ़ोन है और मैंने फ़ोन पर ऑर्डर कर दिया अमेज़ोन से कोई सामान। अब कोई आदमी जो मेरे घर पर सामान को डिलीवर कर रहा है तो वो मेरे लिए एक प्रकार से सेवा कर रहा है, घर तक पहुंचा रहा है ना? तो आप देखते हैं कि वो जो सर्विसमैन होगा दोस्तों, वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपको आता हुआ दिखेगा। तो अब आप जो भी सामान मंगाते हैं या फिर आप क्या करते हैं दोस्तों, किसी बस में सर्विसेज कर रहे हैं, आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस वाला एक प्रकार से आपकी सेवा कर रहा है, वो आपको रास्ते तक छोड़ रहा है, तो आप उसके बाद उसको उसकी टिकट के पैसे देते हैं, है ना? तो जो भी ऐसे क्रियाकलाप, कोई भी ऐसे काम जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु को तो नहीं बनाते मगर किसी से सेवा प्राप्त करते हैं और उसके बाद उनको पैसा देते हैं, तो इन सभी कामों को हम लोग तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर समझते हैं और इतिहास के पन्नों को क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि इंसान की शुरुआत से ही अगर हम देखते हैं तो मनुष्य प्राकृतिक काम को ही कर रहा था या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही संलग्न था। अगर हम लोग दुनिया की शुरुआत में देखें, है ना, हम देखें कि आज से लगभग 1000 साल पहले, आज से लगभग आप देखते हैं कि 2000 साल पहले, उस समय तक अगर हम लोग देखते हैं तो दुनिया में अधिकतर जो चीजें थीं वो मनुष्य क्या करता था, प्रकृति से ही जुड़ा हुआ था, है ना? आप देखते हैं कि उस समय तक हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक समय के अंतर्गत, शुरुआती समय के अंतर्गत हम देखते हैं कि अधिकतर जो काम थे वो खेती बाड़ी से ही संबंधित थे। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि दोस्तों समय बदलता चला जाता है और जनसंख्या बढ़ने लग जाती है ना? आप देखते हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे कर बढ़ती है। अब जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो इसी बढ़ी हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए हम देखते हैं कि हमें खाने की जरूरत होती है, सामानों की जरूरत होती है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है कि जब किसी चीज की जरूरत होती है तभी मनुष्य का दिमाग चलता है। तो जब जनसंख्या बढ़ गई, हम देखते हैं कि लगभग आज से 500 साल पहले, तो उसके अंतर्गत दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों ने तरीकों को सोचा कि हम लोग कैसे सभी लोगों का पेट भर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, मशीनों का निर्माण होना शुरू हुआ, और जैसे ही हमारी मशीनें बननी शुरू हुई तो अर्थात कारखाने बनने शुरू हुए, तो हमारे द्वितीयक क्षेत्र का भी आप देखते हैं कि विकास होना शुरू हुआ। और 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले, हम देखते हैं कि हमारा जो तृतीयक क्षेत्र था, तृतीयक क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर कि अब कारखानों में सामान बन चुका है, उस सामान को लोगों तक पहुंचाना है, बाजारों तक पहुंचाना है, सर्विसेज देने के भी काम आप देखते हैं कि रीसेंट समय के अंदर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हमें बड़े स्तर पर देखते हुए दिखते हैं, है ना? तो प्रारंभिक समय में हम लोग देखते हैं तो मनुष्य कृषि के अंतर्गत संलग्न था, लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई तो हम लोग क्या करते गए दोस्तों, हम लोगों ने उद्योगों या फिर द्वितीयक क्षेत्र को भी विकसित किया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मनुष्य ने जब अपने कारखानों को निर्मित कर लिया तो हमें सेवा क्षेत्र की भी आवश्यकता, और इन तीनों ही तरीके से हम देखते हैं कि ये तीनों क्षेत्र धीरे धीरे कर क्या होने लगे दोस्तों, विकसित होने लगे। कि जब हमने क्या किया दोस्तों, अपने सामानों को बना लिया, हमने अपने कारखानों में सामानों को बना लिया, अब इन सामानों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब आप यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सभी चीज़ें आप देखते हैं कि दोस्तों लोगों के अंतर्गत काफ़ी तेज़ी से बढ़ती गई। और फिर अगर हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं तो अधिकतर जो काम किए जा रहे हैं, है ना, जहाँ पर आप देखते हैं कि लोग ज़्यादा पैसा बनाते हैं, वो कौन से हैं दोस्तों? अब आप देखते हैं कि अधिकतर जो सामान है, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदें, अगर आप कोई भी सामान आज के समय में खरीदते हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर दी जाती है, आपको कस्टमर सर्विस मिलती है कि आप घर पे बैठे रहिए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, बस आप हमारा सामान ले लीजिए। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारी जो ये सेवा क्षेत्र है, इसके अंदर नई नई नौकरियां निकली हैं, और बड़े बड़े तौर पर आप देखते हैं जैसे टीचर्स हुए, जिन्हें हम लोग ट्यूटर भी कहते हैं, जो मैरिज प्लानर होते हैं, जो मैरिज को प्लान करते हैं, है ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जो आपके लिए वेबसाइट तो बना देंगे, आपकी एक तरीके से सेवा करेंगे और उसके बाद आप उनको पैसा दे देंगे। तो बहुत सारे क्षेत्र आप देखते हैं कि धीरे धीरे कर निर्मित हुए, लेकिन शुरुआत में हम देखते आ रहे हैं कि हमारा ये जो प्राकृतिक क्षेत्र था ना, यही काफ़ी ज़्यादा विद्यमान हुआ करता था। कहानी को आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को और अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि विभिन्न सेक्टर की पारस्परिक निर्भरता। अब तक हमने क्या देख लिया? अब तक हमने देख लिया कि हमारे देश के अंतर्गत मुख्य तौर पर एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है हमारा क्या दोस्तों, तीसरा होता है हमारा तृतीयक क्षेत्र, या फिर हम लोग इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इन तीनों ही क्षेत्रों में क्या कोई निर्भरता है। जी हां, आप देखते हैं कि अगर वर्तमान समय में अगर हमें कोई सी भी एक चीज को निर्मित करना है
तो हमें उस चीज को निर्मित करने के लिए प्राथमिक सेक्टर से भी कोई चीज चाहिए, द्वितीयक सेक्टर से भी चाहिए और तृतीयक सेक्टर से भी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करते हैं बिस्किट की, कि भैया मेरे को क्या करना है दोस्तों, मेरे को बिस्किट बनाना है। तो बिस्किट बनाने के लिए मुझे मैदा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे चीनी चाहिए, और आप देखते हैं कि मुझे और तरीके के फ्लेवर चाहिए। ये मैदा मुझे कहां से मिलेगा दोस्तों, ये मैदा मुझे गेहूं की खेती से मिलेगा। और आप देखते हैं कि अगर मुझे आटा चाहिए तो वो भी आप देखते हैं कि वो भी मुझे गेहूं की खेती से ही तो मिलेगा, है ना। तो हर एक चीज को निर्मित करने के लिए आप देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सेक्टर से कुछ ना कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अगर बिस्किट बनाना है तो हमें जरूरत होगी मैदा या आटे की, जो हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिल रहा है। चीनी जो बन रही है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो गन्ने से बनती है और वो गन्ना हमारा प्राथमिक क्षेत्र से आता हुआ आपको दिखता है। अब मान लीजिए कि आपके पास गन्ना आपके पास चीनी आ चुकी है, आपके पास मैदा आ चुका है। अब आप इस चीनी मैदा को क्या करते हैं दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप इसको फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, जी हाँ। और फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रकों की जरूरत होगी, और ट्रक क्या है दोस्तों, ट्रक हमारा यातायात है। तो यातायात किसके अंतर्गत आता है कि यहां पर हम किसी चीज को बना थोड़ी रहे हैं। जब कृषि करते हैं तो वहां भी कोई चीज पैदा होती है, जब फैक्ट्री में किसी चीज को बनाते हैं तो वहां भी नए नए उत्पाद बनते हैं। लेकिन सेवा क्षेत्र में कोई चीज बनती नहीं है फिजिकली, है ना, उसके अंदर बस सेवा दी जाती है। तो यातायात की जब फैसिलिटी ली जाती है कि जब आपके पास बिस्किट को बनाने के लिए मैदा मौजूद है, चीनी मौजूद है, तो आप जब उसे अपनी फैक्ट्री में मंगा रहे हैं तो यहां पर आप सेवा क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि भैया जी, आप देखते हैं कि जब आपकी फैक्ट्री में ये सामान पहुंच गया तो वहां पर आपके मैनेजर लोग मौजूद हैं। और ये जो मैनेजर लोग हैं या फिर ये जो मजदूर लोग हैं, ये क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये आपके लिए काम कर रहे हैं। और ये जो मजदूर लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ये कैसे हैं दोस्तों, ये कारखाने के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और ये क्या है, ये लोग मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर बिस्किट को निर्मित करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हर एक चीज को बनाने के लिए, छोटी सी चीज, छोटी बिस्किट को बनाने के लिए भी हमें हर एक क्षेत्र से अलग अलग क्या है दोस्तों, चीजों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती हुई दिख रही है। और आप देखते हैं कि एक बार जब हमारा बिस्किट तैयार हो गया, कि जब हमारी फैक्ट्रियां में चीनी मैदा पहुंच गया, हमने मशीनों में उसको डालने के बाद मशीनों ने बिस्किट को तैयार कर दिया। अब इन बिस्किट को दोबारा लोगों तक पहुंचाने के लिए भी हमें यातायात की जरूरत होती है। तो हर एक चीज के निर्माण में ये तीनों ही क्षेत्र आपस में एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर हम लोग और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब आपके पास आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो भी खर्चा होगा, उस खर्चे को देखने के लिए आपने कोई अकाउंटेंट रखा होगा, आपने कोई मैनेजर रखा होगा। ये मैनेजर भाई साहब क्या करेंगे दोस्तों, ये को मजदूरों की तरह कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, ये लोगों पर नजर रख रहे हैं, हिसाब का बही खाता कर रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक छोटे से बिस्किट को बनाने के लिए भी हमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के हर एक प्रारूप से मदद लेने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हुए यहां पर दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टरों की वैल्यू, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। इसको हमारे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पेपर में यह शब्द बहुत बार पूछा जाता है। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर भारत की अर्थव्यवस्था। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि हमारे देश के अंतर्गत जो बाजार हैं, हमारे देश के अंदर हम लोग जो वस्तुएं बना रहे हैं, उनके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना, तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रारूप के तौर पर देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे देश के अंदर जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो उसका मतलब है कि हमारे देश के बाजार अच्छा कर रहे हैं, चीजें यहां पर ज्यादा बन रही हैं, सामान यहां पर ज्यादा खरीदे और बेचे जा रही हैं। अब हम लोग यहां पर आपके सामने 2 सालों के आंकड़ों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे 1973 के बारे में, और दूसरा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं साल 2003 के बारे में। तो अगर हम लोग 1973 के आंकड़ों को देखते हैं, तो इनके अंतर्गत आप लोग देखें, ये जो आप देखते हैं नारंगी वाला, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और ये जो आप देखते हैं लाल वाला हमारा चिन्ह है दोस्तों, ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, और पीला जो क्षेत्र है ये हमारे तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन से क्षेत्र से आप देखते हैं कि कितना करोड़ पैसा आ रहा है, वो हम लोग यहां पर समझेंगे। तो अगर हम लोग साल 1973 के आंकड़ों को देखें जो प्रस्तुत किए गए हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत, हम देखते हैं कि उस समय आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो पैसा हमें आता हुआ दिख रहा है, वो हमें कृषि से आता हुआ दिख रहा है। देखिए आप, कृषि से आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा हमारा तृतीयक क्षेत्र हमें दिखता है ना। और आप देखते हैं कि ये 5000 करोड़ से नीचे ही है, ये तीनों के तीनों क्षेत्र। लेकिन इसके 30 साल बाद, साल 2003 की अगर बात की जाए,
तो आप देखते हैं कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो 5,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है वो आप देखते हैं कि 10,000 करोड़ तक पहुंच गया, और आप देखते हैं कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है वो आपको 20,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है ना। तो आप देख पाते हैं दोस्तों कि इन 3 सालों के अंतर्गत इन तीनों ही क्षेत्र में बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि वृद्धि हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, तो आप आसानी से बता देंगे, अरे सर 30 साल पहले तो जो हमारा सेवा क्षेत्र था वो तो 5,000 करोड़ से भी नीचे था। लेकिन अब क्या देखते हैं दोस्तों आप, लेकिन अब लोग हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा सेवा क्षेत्र रहा है, इसने क्या किया है दोस्तों, इसने बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाया है, और अब हम देख पा रहे हैं कि अब ये 2,000 करोड़ 20,000 करोड़ से भी आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक, कुछ और हमारे बिंदु होंगे दोस्तों, है ना, उसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, गहराई से समझते चलेंगे कि देश के विकास में अगर हम लोग देखेंगे जो ज्यादा पैसा हमें आता हुआ दिख रहा है इन 30 सालों में, वो हमें सेवा क्षेत्र से आता हुआ दिख रहा है ना। और दोस्तों यहां पर हम लोग देश के बारे में, ये जो हमारे सामने एक शब्द रखा जा रहा है जिसे हम लोग जीडीपी कह रहे हैं, अब इस शब्द को भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि भैया जी जीडीपी देश की गिर रही है ना, या फिर आपने सुना होगा कि देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है। अर्थात जीडीपी का मतलब क्या होता है, इसे कहा जाता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी पुकारते हैं। तो भैया ये सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, इसको आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि हमने एक समय अवधि में, है ना, एक निश्चित समय अवधि में हमारे देश में जितनी भी आप देखते हैं कि जितनी भी हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि वस्तुएं हैं, हमने एक निश्चित समय अवधि में कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, ध्यान से सुनिएगा तो आपको जीडीपी के बारे में कहानी समझ में आ जाएगी। और उसी के साथ साथ हमने कितनी सेवाओं को प्रदान किया, कितनी सेवाओं को या फिर सेवाओं का भी उत्पादन किया, है ना सेवाओं का उत्पादन या फिर प्रदान। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अवधि में हमारे देश में हमने कितनी वस्तुओं को बनाया और कितनी सेवाओं को प्रदान किया, लोगों को दिया, इसकी कीमत क्या होती है दोस्तों, यही जीडीपी कहलाती है ना। और भारत के अंदर हमारी जो जीडीपी होती है वो हर 3-3 महीने में सरकार के द्वारा चेक की जाती है। साल में 4 बार आप देखते हैं कि जीडीपी चेक की जाती है। अगर हमारे देश के अंदर, मैं आपको एग्जाम्पल के तहत इसको समझाना चाहूँगा, याद होगा आपको कोरोना का समय, साल याद है आपको, जी हाँ, साल 2020 में हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर कोरोना की एंट्री हो जाती है, और कोरोना की एंट्री के बाद देश के अंदर सारी फैक्ट्रियां बंद, सारे कारखाने बंद, कोई चीज़ नहीं बन रही, कोई सामान नहीं बन रहा। आप अपने घर के अंदर अगर बैठे हैं, किसी सामान का ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर भी नहीं आ रहा, आप कोई सर्विस भी नहीं प्राप्त कर पा रहे, कोई वस्तु भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। उस समय अवधि में जब कोरोना आया था दोस्त, आप मुझे ये बताइए, तो क्या उस समय अवधि में आप ये देखते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ेगी कि घटेगी? आपको पता है कि देश की जीडीपी तभी बढ़ेगी जितनी ज्यादा वस्तुएं बनाएंगे, जितनी ज्यादा सेवाओं को दिया जाएगा। तो साल 2020 में कोरोना की वजह से जीडीपी हमारी क्या हुई थी दोस्तों, गिरी थी, देश का विकास कम हुआ था। लेकिन जब हम ज्यादा वस्तुओं को बनाएंगे, ज्यादा सेवाओं को देंगे, तो हमारी जीडीपी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। यहीं पर हम लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं दोस्तों, डिस्कशन करते हुए देख रहे हैं। ठीक, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो इसके अंदर हमें एक और चीज देखने को मिलती है, रोजगार, है ना। हमने ये तो देख लिया कि हमारे देश के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो पैसा हमें आता हुआ दिख रहा है वो हमें सेवा क्षेत्र से आता हुआ दिख रहा है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए आप देखते हैं कि देश के अंतर्गत देश की सरकार को प्राप्त हो रहा है। कहां से दोस्तों, हमारे सेवा क्षेत्र से। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन देश में सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, अगर हम इस बात को देखते हैं तो यहां पर कहानी हमारी उल्टी होती हुई हमें दिखती है ना। वो कैसे दोस्तों, इसको हम लोग यहां पर इस बिंदु के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो एक नया ग्राफ आपके सामने पेश किया जा रहा है, और इस ग्राफ को अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहां पर भी हम लोग आपके सामने 30 सालों का अंतर देखेंगे। 1973 से साल 2003 के आंकड़े आपके सामने रखे जा रहे हैं, और इन दोनों ही समय अवधि में अगर आप लोग देखें दोस्तों, तो आप देखते हैं कि साल 1973 में, है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखें दोस्तों, तो साल 1973 में अगर आप लोग देखें तो बड़े स्तर पर हमारे देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों, लगभग 40-45% जो लोग थे वो आपको कैसे दिख रहे थे दोस्तों, आपको दिख रहा है कि वो सेवा क्षेत्र से, वो क्या थे दोस्तों, वो कृषि क्षेत्र में अपने काम को कर रहे थे। ठीक है, जी हाँ, ठीक। ये आपको क्या दिखता है दोस्तों यहां पर, अच्छा ये माफ कीजिएगा, ये था दोस्तों, ये है हमारा, ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये आपको बता रहा है कि देश की जीडीपी में कहां से कितना पैसा हमें आता हुआ दिख रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि देश के विकास में, है ना,
कौन ज्यादा पैसा क्या कर रहा है दोस्तों, दे रहा है। तो साल 1973 में हम देख रहे हैं कि कृषि से ज्यादा पैसा था, और उसके बाद हमारा सेवा क्षेत्र से आ रहा था, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे उद्योग क्षेत्र से था, द्वितीयक क्षेत्र से था। लेकिन साल 2003 में हम देखते हैं कि कहानी हो जाती है परिवर्तित, और फिर आप देखते हैं कि साल 1973 में जो विकास मात्र 35% था, साल 2003 तक आते आते आप देखते हैं कि ये 55% तक हो जाता है, और देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान हमें देता है ना। तो बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि देश के विकास में हमारा ये जो सेवा क्षेत्र है, ये बड़े स्तर पर देश की सरकार को पैसा दे रहा है। ठीक, अब यहां पर ना एक नया बिंदु हमारे सामने है, और वो क्या है दोस्तों, कि पैसा तो हमारा सेवा क्षेत्र से आ रहा है, कि पैसा सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र के लोग कमा रहे हैं और देश के अंतर्गत वो पैसा बना रहे हैं। लेकिन देश में सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, अगर हम लोग इस बिंदु को देखते हैं तो कहानी बड़ी ही दिलचस्प हो जाती है। हम ये देखते हैं कि रोजगार के अवसर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये जीडीपी के हमारा जो ग्राफ था ना, उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। साल 1973 में अगर आप लोग देखें 75% जो कामगार थे, जो 75% मजदूर थे, वो हमारे क्या थे दोस्तों, वो आपको दिखता है कि वो कहां पर लगे हुए थे, वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपको दिखता है कि लगे हुए थे। तो साल 1973 में 75% लोग कृषि से रोजगार को प्राप्त कर रहे थे, और साल 2000 के आसपास आप देखते हैं कि ये जो नंबर था वो 60-65 के करीब आपको आता हुआ दिखता है ना। तो आप देखते हैं कि दोस्तों ये 60-65 के करीब आपको आता हुआ दिख रहा है। ठीक, और उसी के साथ साथ हम देखें दोस्तों कि हमारा जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में आप देखते हैं कि साल 1973 के आसपास 15% लोग थे, और अगर हम लोग देखते हैं कि साल 2003 में ये 22% के करीब ही हमें दिखता है कि लोग इसके अंदर कम काम कर रहे हैं। लेकिन आपको दिखता है कि सेवा क्षेत्र में मात्र 22% लोग ही दिख रहे हैं, यानी कि 7-8% का ही लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। तो एक अलग चित्र हमें यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है दोस्तों, जो हमारे लिए बड़ी ही अजीब सी बात है। हम देखते हैं कि जो हमारी कृषि के अंतर्गत लोग हैं, ये देश में अभी भी आपको दिखता है कि बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं। लेकिन ये आपको क्या दिखता है दोस्तों, कि ये लोग जो देश में खेती कर रहे हैं ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ये देश के ऊपर आपको दिखता है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपको दिखता है कि बर्डन है ना। क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो हमारी खेती है वो मौसम आधारित है, मौसम के अनुरूप खेती होती है, बारिश के अनुरूप हमारी खेती होती है, और अगर बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी और लोगों का आप देखते हैं कि विकास होता हुआ दिखता है। तो देश के विकास में पैसा सबसे ज़्यादा तो हमारा सेवा क्षेत्र से आ रहा है, लेकिन रोजगार हम अभी भी देखते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र से ही देखते हुए हमें मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में अभी भी बहुत से लोग आपको निरक्षर दिख जाते हैं, वो इस योग्य नहीं है कि वो सेवा क्षेत्र में जा सकें, और इसीलिए आप देखते हैं कि वो ना चाहते हुए कृषि के कार्य को अपनाने की कोशिश करते हैं, है ना। कृषि पर आप देखते हैं कि लोगों के लिए ये जो इतनी निर्भरता है ये सही नहीं है ना। इतना ज़्यादा हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो देश के लोग हैं वो कृषि के अंतर्गत अपने काम को कर रहे हैं, ये नहीं है भाई, संतुलित होना चाहिए। 33% खेती करो, 33% आप देखते हैं कि दोस्तों क्या हो, 33% द्वितीयक क्षेत्र कारखानों में काम करो, और 33% आप लोग देखते हैं कि क्या हो दोस्तों, कि हमारा क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में। तो एक संतुलित आप देखते हैं कि बंटवारा होना चाहिए। एक में इतने ज्यादा लोग काम करें और पैसा बहुत कम आए, और एक में बहुत कम लोग काम करें पैसा ज्यादा आए, तो उससे देखते हैं कि वो एक संतुलित समाज को पैदा नहीं करेगा, जिससे आप देखते हैं कि बेरोजगारी हमारे समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ दो बड़ी बड़ी बातें हमें इस ग्राफ के अंतर्गत से देखने को मिलती हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर एक बात को हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई देश है दोस्तों, कि कोई भी देश अगर आप लोग दुनिया में देखें, वो प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में पहुंच जाता है, तभी उसका विकास हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की किसी भी समृद्धशाली अमीर ताकतवर देश का नाम बताओ, तो आप कहेंगे कि सर अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, ब्रिटेन हुआ, रशिया हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ। ये ऐसे देश हैं सर जो समृद्ध हैं, जो अमीर हैं। आप इन्हें समृद्ध क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे वजह यह है कि इस देश के अंतर्गत जो लोग हैं ना, वो क्या है दोस्तों, उनके पास काम है। ये लोग शुरुआत में खेती पर थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी सरकारों ने क्या किया, अपने वहां पर उद्योगों को मजबूत किया, है ना, फैक्ट्रियों को लगाया, और उसी के साथ साथ अपने वहां पर सेवा क्षेत्र को मजबूत किया। तो अगर किसी देश को अपना विकास करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो खेती को तो मजबूत करे ही, मगर उसी के साथ साथ जो हमारे द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र है उसको भी साथ लेकर चले। और जब ऐसा किया जाएगा तो आप देखते हैं कि तभी उस देश का विकास होगा। जैसे
इन देशों का हमें होता हुआ दिखता है। भारत के मामले में अगर हम लोग देखें दोस्तों कि हमारा देश ऐसा नहीं कर पा रहा है अब तक, और इसी वजह से हम लोग अभी भी विकसित नहीं है, हम लोग अभी भी अमीर देश, समृद्ध देश नहीं बन पाए हैं। तो हमें ज़्यादा मात्रा में रोजगार पैदा करने होंगे, कारखानों के अंतर्गत भी, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी, और तभी हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि हम लोग बड़े तौर पर अपनी चीज़ों को निर्मित कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आ सकता है कि सर ये क्या वजह है कि हमारे देश में अभी भी बड़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खेती में काम कर रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि दोस्तों अगर आपको तृतीयक क्षेत्र में काम करना होता है, अगर आपको सेवा क्षेत्र में काम करना होता है, तो आपको इसके लायक बनना होता है। आपको आप देखते हैं कि आप एक कुशल कारीगर हो, आप एक ट्रेंड क्या हो दोस्तों, मजदूर हो, आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। वरना तो आप देखते हैं कि अगर आप लोग अशिक्षित हैं, अगर आप अकुशल हैं, है ना, आपको काम करना नहीं आता, तो आप द्वितीयक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको काम को किस तरीके से करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो इस ट्रेनिंग की मदद से और काम करने की सही प्रारूप की मदद से लोग बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ और बेहतरीन हमारे बिंदु होंगे दोस्तों। यहाँ तक तो हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, हर एक क्षेत्र की जो हमारी अलग अलग कहानी रही थी उसको अच्छे तरीके से समझा है। अब एक नया बिंदु हमारे सामने आ रहा है ना। अब तक हमने देश के अंतर्गत जो काम करने के तरीके रहे हैं, है ना, अलग अलग काम कर रहे हैं लोग, इन सभी कामों को 3 बड़ी कैटेगरीज में बढ़ते हुए देखा। खेती से संबंधित काम, कृषि से संबंधित काम, प्राथमिक क्षेत्र, कारखानों से संबंधित काम, द्वितीयक क्षेत्र, और अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो वो हमारा सेवा क्षेत्र, या फिर आप देखते हैं कि वो हमारा तृतीयक क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, देश में हमारे कामों के वर्गीकरण के कुछ और तरीके भी हैं, और उसमें से एक कहलाता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं संगठित क्षेत्र। अब ये संगठित क्षेत्र क्या है, इसको हम लोग एक एक कर आप सभी के सामने रखते हैं। देखिए, हमारे देश के अंतर्गत या फिर दुनिया के किसी भी देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि सरकार होती है, और हर देश की सरकार क्या करती है दोस्तों, कैसे आपको अपनी फैक्ट्री को चलाना होगा। देश के अंदर अगर कोई भी फैक्ट्री है, देश के अंदर अगर कोई भी कंपनी है, देश के अंदर अगर कोई भी कारखाना है या फिर कोई उद्योग है, तो देश की सरकार क्या करती है दोस्तों, फैक्ट्रियों को चलाने के, कंपनियों को चलाने के, और क्या है, उद्योगों को चलाने के कानून और नियम बनाती है। जी हाँ, हमारे देश में भी है। तो ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री जहां पर आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का बहुत सही तरीके से पालन होता है, और उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं या फिर एम्प्लॉय होते हैं, उनको आप देखते हैं कि एक अच्छी मजदूरी जो सरकार ने तय करी है वो मिलती है। ऐसे फैक्ट्रियों को हम लोग संगठित क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं, है ना। ऐसी हमारी फैक्ट्रियां या फिर ऐसे हमारे कारखाने, ऐसी हमारी कंपनियां जहां पर सरकार के बनाए नियमों को बहुत सही तरीके से लागू किया जाता है, मजदूरों की जो उचित मजदूरी है वो उनको दी जाती है, उसको हम लोग संगठित क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। और यहां पर सरकार क्या करती है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा की भी बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि उसको पीएफ मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि उसकी सैलरी से कुछ पैसा कटना चाहिए ताकि भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। उसकी क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि उसका बीमा किया जाए। बीमे का मतलब है कि आप उसके लिए इंश्योरेंस कराएं कि भविष्य में अगर वो बीमार हो जाता है, मेडिकली अनफिट हो जाता है, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। तो जो संगठित सेक्टर की कंपनियां होती हैं ना, वो क्या करती हैं दोस्तों कि अगर परिवार का जो मुखिया कंपनी में काम कर रहा है, अगर उसकी मौत हो जाए या फिर वो काम करने में अक्षम हो जाए, तो परिवार के पालन पोषण के लिए आप देखते हैं कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए संगठित क्षेत्र में कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका आप देखते हैं कि इंश्योरेंस कराया जाता है ताकि भविष्य में उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई दुविधा ना देखनी पड़े। ठीक है। और सरकार क्या करती है दोस्तों, पीएफ की मदद से। पीएफ का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी सैलरी है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है, तो सरकार इस 1000 रुपये में से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, कहेगी कि भाई 800 रुपये तो चलिए आपको मिल जाएंगे, 200 रुपये हर महीने आपकी सैलरी से कटता रहेगा, और ये सरकार के पास जमा होता रहेगा। और जितने पैसे कट रहे हैं ना, जितने पैसे आपकी सैलरी से कट रहे हैं, इतना ही पैसा आपका जो कंपनी होगी वो भी उस अकाउंट में डालेगा। तो हर महीने उस व्यक्ति के पास 400 रुपये आते रहेंगे, और इस पैसे का प्रयोग वो व्यक्ति भविष्य में कर सकता है। अगर बीमार हुआ, कुछ पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, तो इस पीएफ की मदद से पैसा कर सकता है ना। तो आप देखते हैं कि संगठित क्षेत्र के अंदर ही हमें देखता है कि सामाजिक सुरक्षा, बीमे की सुरक्षा पूरे तौर पर दिखती है, ताकि अगर कोई दुविधा आए तो जीवन अंधेरे में ना पड़े, जिंदगी को बहुत ही सुचारू तरीके से आप देखते हैं कि शुरू किया जा सके। अब
संगठित क्षेत्रों के बारे में तो पढ़ा दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे असंगठित क्षेत्र के बारे में। अब ये असंगठित क्षेत्र क्या है दोस्तों? ये संगठित क्षेत्र का दोस्त उल्टा होता है ना। तो संगठित क्षेत्र में जहां पर आपको पता है कि ऐसे हमारी फैक्ट्रियां, ऐसे हमारे कारखाने, ऐसे हमारे क्या होते हैं कंपनियां, जहां पर रूल्स लागू होते हैं, उनको संगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र में कोई सिस्टम नहीं होता, सरकार के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को नहीं माना जाता, कानूनों की अवहेलना होती है। जितने भी आप छोटी छोटी दुकानें देखते हैं अपने आसपास, छोटे छोटे कारखाने आप गली मोहल्लों में देखते हैं, ये कुछ ऐसे आप देखते हैं कि फैक्ट्री और कारखाने हैं जिनको हम लोग असंगठित क्षेत्र के तौर पर जानते हैं, है ना। इसके अंतर्गत जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी जाती है। आज काम मिल रहा है तो मिलेगा, कल मालिक चाहे तो उनको काम से हटा सकता है। और वेतन भी आप देखते हैं कि इनको समय पर नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। और कोई और भी आप देखते हैं कि इनको सुविधा नहीं मिलती है, बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं या तो छुट्टियां मिलती ही नहीं है। बीमार हो जाते हो तो कोई हेल्थ बेनिफिट भी आप देखते हैं कि इन लोगों को बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इस तरीके की फैक्ट्रियां या फिर इस तरीके की कंपनियां जहां पर आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा बनाए कानूनों का पालन नहीं होता है, उनको हम लोग असंगठित क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। ज़्यादातर जो छोटे मोटे कारखाने होते हैं वो श्रेणी में आते हैं। देश में हमारे पास एक और प्रकार के आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं हमारे सेक्टर या फिर कारखाने या फिर फैक्ट्रियां, जिनको हम लोग कहते हैं सार्वजनिक सेक्टर। अब ये सार्वजनिक सेक्टर क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भाई सार्वजनिक सेक्टर का मतलब होता है कि जब किसी देश के अंतर्गत, देखिए जब किसी देश के अंतर्गत जो देश की सरकार क्या करती है दोस्तों, जब किसी देश के अंतर्गत देश की सरकार अपने पैसों से क्या करती है, किसी कंपनी को स्थापित करती है ना, और उस कंपनी की मालिक देश की सरकार होती है। ठीक ऐसा कोई देश जहां पर उस देश की सरकार ने किसी कंपनी को स्थापित किया हो, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी फैक्ट्री को हम लोग सार्वजनिक सेक्टर के नाम से पुकारते हैं। तो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय तक देश के पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, देश के अंतर्गत लोग अधिकतर गरीब थे। तो सरकार ने क्या किया था दोस्तों, सरकार ने अपने ही पैसे से देश में फैक्ट्रियों को लागू किया था। इसी को हम लोग पब्लिक सेक्टर की कंपनी या फिर सार्वजनिक सेक्टर के नाम से पुकारते हैं। जैसे देश में हमारे जो लोहे और इस्पात, स्टील और एल्यूमिनियम की फैक्ट्रियां हुई, खाद बनाने की फैक्ट्रियां हुई, सीमेंट बनाने की फैक्ट्रियां हुई, ऐसी फैक्ट्रियां जिनको किसी देश की सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उसमें पैसा देश की सरकार का लगता है और है ना, और सरकार ही क्या करती है, उसके आने वाले लाभ को अपने पास रखती है। तो ऐसी फैक्ट्रियों को हम लोग सार्वजनिक सेक्टर के नाम से पुकारते हैं। भारत में बहुत सी हमारी सार्वजनिक सेक्टर्स की फैक्ट्रियां हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हुई, BHL हुई। इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, जो सरकार होती है इन फैक्ट्रियों के जरिए अधिक से अधिक समाज कल्याण करना चाहती है कि लोगों की भलाई की जा सके, है ना। और जो लाभ आता है वो क्या किया जाता है, वो भी लोगों की भलाई के लिए ही पूरे तौर पर आप देखते हैं कि खर्च किया जाता है। तो भारत में बड़े स्तर पर हमारी सरकारी कंपनियां या फिर पब्लिक सेक्टर की कंपनियां या फिर सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां मौजूद हैं। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हुई, जिसे सेल, या फिर BHEL भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी यहाँ पर मौजूद है। अब हमारे देश में ना एक और प्रकार की फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप लोग देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है या फिर आप लोग देखते हैं कि 2-4 लोगों का समूह है ना। तो देश के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति या फिर आप देखते हैं कि लोगों का समूह क्या करता है दोस्तों, जब अपने पैसे से क्या करता है, अपने पैसे से किसी कंपनी या फिर फैक्ट्री को स्थापित करता है, ऐसी कंपनी या फिर फैक्ट्री को हम लोग प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या फिर निजी क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं। इसे निजी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देश में हमारे बहुत से ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं। जैसे टाटा, आप देखते हैं कि टाटा समूह के जो आप देखते हैं जमशेद जी टाटा थे और उनके दोस्तों के द्वारा स्थापित की गई थी। इन्फोसिस नारायण मूर्ति जी के द्वारा स्थापित की गई। महिंद्रा, है ना, सुजुकी हुई। तो ये आपकी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों ने या फिर एक व्यक्ति या फिर कुछ लोगों के द्वारा आप देखते हैं कि स्थापित की जाती है ना। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के नाम से पुकारते हैं। कुछ कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिए दोस्तों, प्राइवेट कंपनीज के नाम आप जो जानते हैं, है ना, आप उन प्राइवेट कंपनीज के नाम ज़रूर कमेंट के अंदर हमारे साथ लिखें, है ना। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे देश के अंतर्गत हमने अलग अलग प्रकार की जो हमारी ये फैक्ट्रियाँ रहीं, सार्वजनिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और हमारा प्राइवेट सेक्टर, इसको हमने समझा। हमारे देश एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा, जनसंख्या नहीं आकार के हिसाब से हमारा प्यारा भारत देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से हम लोग पहले नंबर पर आ चुके हैं।
हम देखते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में, इतने बड़े आकार वाले देश में दोस्तों, सभी के पास नौकरी होना ये संभव नहीं है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बेरोजगारी कहते हैं। तो भारत में जब आपके पास, आप काम करने को इच्छुक हो मगर आपको काम नहीं मिलता, इसी को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। और भारत की जो सरकार रही है वो समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर आती रही है, अलग अलग पॉलिसीज बनाती रही है, जिससे हम लोग बेरोजगारी का उन्मूलन कर सकें, बेरोजगारी को समाप्त कर सकें, हटा सकें। साल 2005 में भी आप लोग देखते हैं कि देश में एक क्या किया गया था दोस्तों, एक हमारी जो स्कीम थी उसको लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसको साल 2004 में स्टार्ट किया गया, तब इसका नाम नरेगा रखा गया था। फुल फॉर्म थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। बाद में आप देखते हैं कि इन द ईयर ऑफ 2005, साल 2005 में आप देखते हैं कि इसको एक नए नाम से लॉन्च किया जाता है, जिसे कहा जाता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। भारत में अधिकतर जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, देहात के इलाके हैं, वहीं पर हमें बड़े स्तर पर गरीबी देखने को मिलती थी। लोगों के पास काम नहीं था और वो काम की तलाश में शहरों में आते थे। तो सरकार ने क्या किया दोस्तों, सरकार ने गांव के लोगों को गांव में ही काम प्रोवाइड करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया। और इस कार्यक्रम में यह कहा गया कि गांव में मौजूद हर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकार क्या देगी दोस्तों, साल में 365 दिन होते हैं, तो लगभग 100 दिन का काम सरकार आपको गारंटी के तौर पर देगी। इस मनरेगा स्कीम के तहत आप देखते हैं कि देश में गरीबी को कम करने की कोशिश की गई, ताकि जो गाँव के लोग हैं वो गाँव में रहकर ही अपने काम का क्या कर सकें दोस्तों, अधिकार प्राप्त कर सकें। और बड़े स्तर पर भारत में ये मनरेगा स्कीम चली, जिसके तहत लोगों को गांव में ही काम मिला और भारत के अंदर ये जो गरीबी की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, इसे बड़े स्तर तक कम किया जा सका। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अध्याय, जिसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रज्ञ। बहुत डिटेल्ड तरीके से हर एक चैप्टर की पूरी बारीकी को हमने समझा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपने एक नए अध्याय के अंतर्गत। आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताएं कि आप किस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में देखना चाहते हैं, है ना। और जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। ठीक है, आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।